हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है DRDO के लिए, जिसमें दोस्तों नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों उसी सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो है। तो बात कर लेते हैं हम वीडियो में। दोस्तों आप सब लोग जानदार होंगे, शानदार होंगे, सब लोग ठीक होंगे, यह मैं आशा करता हूँ। तो अब चलते हैं दोस्तों वीडियो में पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि दोस्तों इतिहास से पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पहले नंबर के, वो कौन थे। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। दोस्तों पहला ऑप्शन है A.O. हुम, दूसरा ऑप्शन है W.C. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कौन सा, कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, W.C. बनर्जी। जो W.C. बनर्जी थे दोस्तों, वो 1885 में, कब दोस्तों 1885 में पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। किसके दोस्तों, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये A.O. हुम कौन थे। तो दोस्तों जो A.O. ह्यूम थे, ये दोस्तों कौन थे, ये राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों सचिव रहे। क्या रहे, ये सचिव रहे। कब दोस्तों, 1885 में जब ये पार्टी बनकर तैयार हुई थी। कब दोस्तों, 1885 में जब ये पार्टी बनकर तैयार हुई थी, तब A.O. हुम इसके सचिव थे। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है। तो दोस्तों ये श्रेय भी A.O. ह्यूम को दिया जाता है। इन्होंने ही दोस्तों क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधारशिला रखी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन इससे और पूछे जाते हैं। दोस्तों ये पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1887 कौन, बदरुद्दीन तैयबी। कौन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयबी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन से दोस्तों, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको क्या आंसर देना है, बदरुद्दीन तैयबी। कब दोस्तों, 1887 में ये बने थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इससे और क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाता है। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1888 में दोस्तों इलाहाबाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या दोस्तों, जॉर्ज यूल। क्या था दोस्तों, इनका नाम था जॉर्ज यूल। ये दोस्तों पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विदेशी अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके संबंध में। तो दोस्तों 1917 में बैठक हुई थी, कहाँ पे, कलकत्ता में। दोस्तों वहाँ पे एक महिला थी जिनका नाम है क्या दोस्तों, एनी बेसेंट। क्या दोस्तों, एनी बेसेंट। इनको क्या बनाया गया था दोस्तों, 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम महिला। ये दोस्तों कौन थी, ये प्रथम विदेशी महिला थी। कैसी महिला थी दोस्तों, ये प्रथम विदेशी महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो दोस्तों 1946 में मेरठ में बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, मेरठ में बैठक हुई थी। वहाँ पे दोस्तों J.C. कृपलानी को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, J.C. कृपलानी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है आपको। जो दोस्तों 1925 में कानपुर में बैठक हुई थी दोस्तों,
उसमें किसको दोस्तों, सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया था। किसको दोस्तों, सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को दोस्तों क्या बनाया गया था, पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से 1946 में कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1946 में बैठक हुई थी मेरठ में दोस्तों, वहाँ पे J.C. कृपलानी को क्या बनाया गया था, आज़ादी के समय दोस्तों उनको राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक सत्र की अध्यक्षता की कहाँ आयोजित किया गया था। मतलब दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गांधी जी ने 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो केवल एक समय पे की थी और वो कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है अमृतसर, तीसरा ऑप्शन है बेलगाम और चौथा ऑप्शन है कानपुर। कौन सा दोस्तों, कानपुर। तो आपको पता होगा दोस्तों जो पहली गांधी जी ने अध्यक्षता की थी दोस्तों वो कौन सा है, बेलगाम है। क्या है दोस्तों, वो है बेलगाम। अब बात कर लेते हैं कि ये बेलगाम कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जहाँ पे क्या होता है दोस्तों, काफ़ी ऐसा राज्य दोस्तों जो कॉफ़ी में प्रथम उत्पादन पर है, जहाँ पे दोस्तों हाथी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और दोस्तों ये दूसरे नंबर का टाइगर स्टेट है। कौन सा दोस्तों, ये दूसरे नंबर का टाइगर स्टेट है। दोस्तों ऐसे स्टेट का नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों कर्नाटक। क्या दोस्तों, कर्नाटक। जो अपना बेलगाम है ये कर्नाटक में पड़ता है। और दोस्तों गांधी जी ने एक और वाक्य बोला था यहाँ पे कि आज़ादी, दोस्तों गांधी जी ने एक वाक्य बोला था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य था आज़ादी दिलाना। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहली बार जनगण मन किस अवसर पर गाया गया था। आपको बताना है कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया था। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है 1896 सत्र कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है 1905 कांग्रेस सत्र, तीसरा ऑप्शन है 1911 कांग्रेस सत्र और चौथा ऑप्शन है 1919 कांग्रेस सत्र। तो बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, कि जनगण मन सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, 1911 कांग्रेस सत्र। दोस्तों आपको पता होगा एक बैठक हुई थी कलकत्ता में। कहाँ पे हुई थी ये बैठक, ये हुई थी दोस्तों कलकत्ता में ये बैठक हुई थी। वहाँ पे दोस्तों 1911 में आधारशिला रखी गई थी। किसके लिए दोस्तों, जनगण मन के लिए। किसके लिए दोस्तों, जनगण मन वहाँ पे गाया गया था। अब बात करते हैं कि उस समय पे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों वो थे कौन, बिशन नारायण धर। कौन दोस्तों, बिशन नारायण धर वहाँ के अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कब दोस्तों, 1911 के समय पे जब हमारा जनगण मन गाया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत जो कि हमारा क्या है, वंदे मातरम है, ये दोस्तों कब गाया गया था। तो ये दोस्तों पहली बार 1896 में गाया गया था दोस्तों। जो बैठक हुई थी कहाँ पे, कलकत्ता में दोस्तों। वहाँ पे बात कर लेते हैं कौन अध्यक्ष था। तो वहाँ पे रहमतुल्लाह सयानी उस समय पे क्या थे दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मेरे पास रहेगा या इसे मैं लेकर रहूँगा, इस कथन से संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, क्या कहा था दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेकर ही रहूँगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अब डिटेल से। तो दोस्तों 1916 में, कब, 1916 में लखनऊ में एक बैठक हुई थी। वहाँ पे दोस्तों क्या क्या हुआ था आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो वहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी में समझौता हुआ था। किस में दोस्तों, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों वहाँ पे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी में समझौता हुआ था। दूसरा दोस्तों कब कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1916 लखनऊ की बैठक के समय की। दूसरा दोस्तों यहाँ पे नरम दल और गरम दल एक हो गए थे।
दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा था? नरम दल और गरम दल को एक करने में। तो इसमें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का सहयोग रहा। किसका दोस्तों? एनी बेसेंट का सहयोग रहा। ये उस समय पे क्या थी दोस्तों? राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और दोस्तों इसी समय पे कहाँ पे दोस्तों? 1916 में लखनऊ की बैठक में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 साल तक लगातार अध्यक्ष रहे? तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है जी.के. गोखले और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों आपको पता होगा एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको पता होगा जो अबुल कलाम आज़ाद थे, ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। और दोस्तों यही 1940 से कब से दोस्तों? ये 1940 से 1945 तक लगातार दोस्तों 6 साल तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या पूछा जाता है दोस्तों? आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जी आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो इनमें से क्या थे? पहला ऑप्शन है सिविल सर्वेंट, दूसरा ऑप्शन है साइंटिस्ट, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता और चौथा ऑप्शन है कमांडर। कौन सा दोस्तों? कमांडर। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी ए.ओ. ह्यूम ने। दोस्तों ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ये दोस्तों एक सिविल सर्वेंट थे। कौन थे दोस्तों? सिविल सर्वेंट थे। दोस्तों ये उस समय पे इटावा के डीएम थे। क्या थे दोस्तों? ये उस समय इटावा के डीएम थे। कौन थे दोस्तों? इटावा के ये उस समय डीएम थे। दोस्तों इसके बाद ये जब पार्टी बनकर तैयार हो गई थी, कब दोस्तों? 1885 में, तब दोस्तों ये सचिव भी रहे। किसके दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो दोस्तों जो डीएम है उसको सिविल सर्वेंट बोला जाता है, जैसे कि आज आईएएस ऑफिसर हम बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना गया था? दोस्तों आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी? ऐसे व्यक्ति की जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किसकी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू की। तो ये लगभग दोस्तों 1928 के आसपास कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन की। बात करें एनी बेसेंट की, तो दोस्तों ये 1917 में कलकत्ता में जब बैठक हुई थी उस समय पे ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यही हैं दोस्तों जो पहली विदेशी भारतीय महिला अध्यक्ष रहीं। और दोस्तों पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ये 1920 के समथिंग राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक भी बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको बताना है जो ब्रिटिश संसद में सबसे पहले भारत से चुने गए थे व्यक्ति वो कौन है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रास बिहारी बोस, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन है विट्ठल भाई पटेल। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। कौन सा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद में पहली बार चुने गए थे। दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है
कि वो किस पार्टी से चुने गए थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, लिबरल पार्टी। क्या दोस्तों, लिबरल पार्टी से ये चुने गए थे। और दोस्तों ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कब चुने गए थे, तो ये 1892 में चुने गए थे। दोस्तों इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था, एक किताब भी लिखी थी जिसको दोस्तों बोलते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों, धन निष्कासन का सिद्धांत। दोस्तों इन्होंने ही बताया था कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। दोस्तों बात करें इनकी किताब का क्या नाम है, तो इनकी किताब का नाम है दोस्तों पॉवर्टी। क्या नाम है इनकी किताब का नाम, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। क्या नाम है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को एक उपाधि दी जाती है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। किसको दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इनसे संबंधित कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो लगातार 3 बार अध्यक्ष रहे, तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय 2 विंग मॉडरेट और चरमपंथियों में कहाँ विभाजित हो गई। दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके 2 दल थे, गर्म दल और नरम दल, उनमें किस समय पे विभाजन हो गया था। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है सूरत सत्र 1960, दूसरा ऑप्शन है लाहौर सत्र 1909, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता सत्र 1911 और दोस्तों चौथा ऑप्शन है कौन सा, कराची सत्र 1913। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा। तो दोस्तों जब गर्म दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी समय पे गर्म दल, कौन सा दल दोस्तों, गर्म दल और नरम दल दोस्तों अलग अलग हो गए थे। दोस्तों बात कर लेते हैं, तो ये सूरत सत्र, दोस्तों ये शायद मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे 1906 है। तो दोस्तों यहाँ पे गर्म दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जब अलग हो गए थे इसके बाद किस बैठक में गर्म दल और नरम दल एक हो गए थे, तो दोस्तों 1916 में लखनऊ में बैठक हुई थी। कहाँ पे दोस्तों, 1916 में लखनऊ में बैठक हुई थी। वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, अंबिका प्रसाद मजूमदार। कौन दोस्तों, अंबिका प्रसाद मजूमदार वहाँ पे अध्यक्ष थे। उस समय दोस्तों गर्म दल और नरम दल एक हो गए थे। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था। आपको बताना है कि दोस्तों महात्मा गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किसानों ने कब अवगत कराया था। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों बनारस सत्र 1905, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता सत्र 1906, तीसरा ऑप्शन है सूरत सत्र 1907 और चौथा ऑप्शन है लखनऊ सत्र 1916। तो बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, कि गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किसानों ने कब बताया था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गांधी जी 9 जनवरी, कब दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो दोस्तों इसके जो सभी आंसर हैं ये तो रॉन्ग हो जाएंगे। अब दोस्तों बचता है एक ऑप्शन, कौन सा, लखनऊ सत्र 1916। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ 1916 में जो सत्र हुआ था उस समय पे दोस्तों गांधी जी को चंपारण के किसानों ने अपनी समस्या से अवगत कराया था। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है इंग्लिश से दोस्तों, क्योंकि DRDO नॉन टेक्निकल के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या पूछा गया है, चूज दी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर गिवन सेंटेंस। आपको दोस्तों प्रीपोजिशन को बताना है। देखते हैं क्या सेंटेंस दिया गया है, द सन हैज़ गॉन खालिस्तान ए क्लाउड। तो बात कर लेते हैं अब ऑप्शन की, कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आफ्टर, दूसरा ऑप्शन है बाय, तीसरा ऑप्शन है बिहाइंड और चौथा ऑप्शन है बिफोर। तो दोस्तों
आप इसको देख पा रहे होंगे। द सन हैज़ गॉन आफ्टर, यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है बाई, बाई भी नहीं आएगा। बिहाइंड, तो दोस्तों ये भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों क्या आ जाएगा, बिफोर नहीं आएगा। तो आपको बताना है कि अब कौन सा आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि द सन हैज़ गॉन, क्या पूछा गया है दोस्तों, द सन हैज़ गॉन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, बिहाइंड, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप ही देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसा वाक्य बनेगा, द सन हैज़ गॉन बिहाइंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिहाइंड हो जाएगा या क्लाउड। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम इन द गिवन सेंटेंस। तो बात कर लेते हैं क्या सेंटेंस दिया गया है। व्हेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर माई फ्रेंड्स वेडिंग माई ब्रदर रिमाइंड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो इन ट्री। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि जब मैंने मेरे ब्रदर से महंगी ड्रेस के लिए पैसे मांगे, मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना था, तो उस समय पे मदर ने याद दिलाया कि बेटे पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हमारे घर वाले अक्सर बोलते भी हैं कि जो पैसे होते हैं वो पेड़ पे नहीं उगते। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है आपको बताना है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। मनी इज फ्रीली अवाइलेबल टू स्पेंड। दूसरा ऑप्शन है मनी इज लाइक लीव्स ऑफ अ ट्री एंड फ्रीली अवाइलेबल। तीसरा ऑप्शन है मनी ग्रो ऑन श्रब्स एंड ट्री पेंटली। और चौथा ऑप्शन है मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड। तो दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों रुपया है वो बहुत मेहनत से और लिमिटेड ही मिलता है। बाकी दोस्तों ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मनी फ्री में उपलब्ध नहीं है और दोस्तों ये पत्तियों की तरह पैसा नहीं गिरता है और यहाँ पे ये झाड़ियों या पेड़ की तरह नहीं उगता है। तो ये दोस्तों मेहनत से हमें कमाना पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो दोस्तों वर्ड दिया गया है वहाँ पे हमें क्या करना है, उसका सिनोनिम्स बताना है। तो दोस्तों ये वर्ड दिया गया है कौन सा, बात कर लेते हैं रिडंडेंट। कौन सा दोस्तों, रिडंडेंट। तो दोस्तों इसको थोड़ा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिडंड। ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पहला ऑप्शन है सुपरफ्लुअस, दूसरा ऑप्शन है एरोगेंट, तीसरा ऑप्शन है एसेंशियल और चौथा ऑप्शन है इग्नोरेंट। दोस्तों बात कर लेते हैं, इग्नोरेंट का मतलब होता है कम ज्ञान होना। क्या होना दोस्तों, कम ज्ञान होना। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। दोस्तों बात करें किसकी, इग्नोरेंट, तो इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, घमंडी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुपरफ्लुअस, जिसका मतलब होता है दोस्तों क्या, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या है कि नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के आधार पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान नहीं करना है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आपको लेकिन जो स्तर है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। डायरेक्शन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम फेज गिवन इन बोल्ड। बात कर लेते हैं क्या सेंटेंस दिया गया है, ही नाउंस द इन्स एंड आउट्स ऑफ द केस। दोस्तों आपको मतलब बताना है कि इन्स और आउट का क्या मतलब होता है। तो बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों एंट्री एंड एग्जिट, दूसरा ऑप्शन है सेपरेटेड बेच, तीसरा ऑप्शन है रूट और चौथा ऑप्शन है फुल डिटेल। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जैसे केस का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि इस केस के बारे में वो आना जानता है, जाना जानता है, सब कुछ जानता है। तो उसका मतलब होता है क्या दोस्तों, कि हमें उसके बारे में पूरी डिटेल होना। क्या होना दोस्तों, उसके बारे में हमें क्या होना, पूरी डिटेल होना। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा कौन सा दोस्तों, इन्स और आउट का मतलब होता है कौन सा, फुल डिटेल। क्या होता है दोस्तों,
फुल डिटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको दोस्तों प्रीपोजिशन को बताना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों सेंटेंस को। द प्रोफेसर हैज़ गॉन अपसेंट खालिस्तान मंडे। दोस्तों आपको पता होगा कि हम यहाँ पे जब मंडे दिया हो, क्या दिया हो दोस्तों, जब मंडे दिया हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे। इसके पहले भी दोस्तों जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ कि हम फोर का प्रयोग कब करते हैं और सिंस का प्रयोग कब करते हैं। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन को। यहाँ पे द प्रोफेसर हैज़ बीन अपसेंट ऑन मंडे, ये तो नहीं आएगा। दूसरा है द प्रोफेसर हैज़ गॉन अपसेंट, दोस्तों फ्रॉम संडे भी नहीं आएगा। द प्रोफेसर हैज़ बीन अपसेंट लास्ट संडे नहीं आएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सिंस। क्योंकि दोस्तों इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, जब हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है, कौन सा दोस्तों, जब हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों फॉर का प्रयोग कब करते हैं, जैसे 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 घंटे से, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द प्रोफेसर हैज़ बीन अपसेंट सिंस मंडे। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या सेंटेंस दिया गया है। ही सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसको किस में बदलना है दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ही टोल्ड मी दैट ही वाज वेटिंग फॉर मी, और दूसरा ऑप्शन है ही टोल्ड मी दैट ही बीन वेटिंग फॉर मी। तीसरा ऑप्शन है ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी, और चौथा ऑप्शन है ही टोल्ड मी ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, जब दोस्तों यहाँ पे सेड होता है तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोल्ड का प्रयोग करते हैं। सेड टू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेड के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टोल्ड का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ही के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही के स्थान पे आई है तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे यू है तो यहाँ पे मी आ जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, जब क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है ये किस में है दोस्तों, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है। किस में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। तब हम इसको किस में बनाएंगे, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हैड प्लस बीन प्लस क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों आपको क्या करना है, जो वर्ड दिया गया है इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। बात कर लेते हैं कौन सा वर्ड दिया गया है। तो दोस्तों अर्ज, अर्ज का मतलब होता है क्या दोस्तों, रिक्वेस्ट करना। क्या होता है, रिक्वेस्ट करना या प्रार्थना करना। तो बात कर लेते हैं आप कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। रिप्लाई मीन्स तो होता है दोस्तों उत्तर देना, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, प्रोटेस्ट मीन्स होता है किसी के विरुद्ध आंदोलन करना। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, अपील। क्या दोस्तों, अपील। तो दोस्तों जो अर्ज का सिनोनिम्स है वो हो जाएगा अपील। कौन सा दोस्तों, अपील, क्योंकि अर्ज माने भी होता है रिक्वेस्ट करना और अपील माने भी रिक्वेस्ट करना। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्शन इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ दी सेंटेंस हैव एरर एंड सम नॉन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर नो एरर। दोस्तों आपको बताना है कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें क्या दोस्तों अगर आपको कोई एरर लगे तो आपको बताना है कि उसमें एरर है, और अगर उसमें एरर नहीं है तो वहाँ पे आपको बताना है नो एरर। तो बात कर लेते हैं दोस्तों क्या सेंटेंस दिया गया है। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज विजिटिंग द टाउन टुडे। तो दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा नो एरर। कौन सा, नो एरर। कौन सा, नो एरर।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, इसका मतलब है दोस्तों जो प्रिंसिपल है, कौन है दोस्तों, जो प्रिंसिपल है वो ही क्या है, डायरेक्टर है। क्या है दोस्तों, डायरेक्टर ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही डायरेक्टर है। अगर आपको पता करना हो कि ये अलग अलग व्यक्ति कैसे हैं तो जैसे दोस्तों यहाँ पे द प्रिंसिपल के पहले द दिया गया है तो यहाँ पे डायरेक्टर के पहले भी द होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज वेटिंग द टाउन टुडे। तो दोस्तों ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नो एरर सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो बात कर लेते हैं कौन सा सेंटेंस दिया गया है। द टीचर सेड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। यहाँ पे जब दोस्तों क्या होता है, सेड होता है, क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे सेड होता है हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, टोल्ड का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जहाँ यहाँ पे योर दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिच का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा जो स्पेंड की वर्ब होती है वो क्या फर्स्ट फॉर्म और थर्ड में कैसे होती है दोस्तों, पहली होती है स्पेंड, स्पेंट और स्पेंड। तो दोस्तों हम क्या करते हैं फ्यूचर में दोस्तों, और क्या करेंगे फ्यूचर में विल सेल का प्रयोग भी करेंगे। किसका दोस्तों, विल सेल का प्रयोग करेंगे और साथ में वहाँ पे V1 फॉर्म का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं पहला ऑप्शन है द टीचर टोल्ड आसिफ गो एंड वॉश योर हैंड्स। तो दोस्तों अभी मैंने बताया योर की जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा है दोस्तों द टीचर टोल्ड आसिफ गो एंड वॉश हिज हैंड्स। दोस्तों इसमें हमने बताया अभी V1 का प्रयोग करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा है द टीचर टोल्ड टू आसिफ टू गो एंड वॉश इन हैंड्स। और चौथा है दोस्तों द टीचर टोल्ड आसिफ टू गो एंड वॉश हिज हैंड्स। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है किसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से टीचर टोल्ड, दोस्तों इसका हम ऑप्शन डी सही मानते हैं, देख लेना लेकिन दोस्तों आपको इसका सही आंसर क्या होगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। देख लेते हैं क्या सेंटेंस दिया गया है। दिस ईयर वी आर विजिंग रिलेटिव बट नेक्स्ट ईयर वी खाली स्थान आवर हॉलीडे एट होम। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्पेंड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। क्या दोस्तों, क्या हो जाएगी, स्पेंड पहली हो जाएगी, स्पेंड दूसरी हो जाएगी, स्पेंड और तीसरी हो जाएगी स्पेंड। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, स्पेंड में फ्यूचर में दोस्तों सेल और बिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सेल और बिल का प्रयोग करते हैं और साथ में किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, विल स्पेंड। क्योंकि दोस्तों हैड स्पेंड तो दोस्तों ये तो पास्ट टेंस में चला जाता है, विल बी स्पेंडिंग तो दोस्तों मैंने अभी बताया फ्यूचर में हम किसका प्रयोग करेंगे, स्पेंड आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे है विल स्पेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, विल स्पेंड। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे साइंस के क्वेश्चन है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले साइंस का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमारी प्रदूषित जल के कारण नहीं होती। आपको बताना है ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्रदूषित जल के कारण नहीं होती। पहला ऑप्शन है पीलिया जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है यक्ष्मा जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस और TB भी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है आंत्र ज्वर जिसको दोस्तों एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है कौन सा दोस्तों, आमतिसार जिसको दोस्तों हम अस्थमा बोलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पीलिया है ये भी प्रदूषित जल के कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी दोस्तों प्रदूषित जल के कारण होता है। बात करें एंट्रिक फीवर की तो ये भी हमारा प्रदूषित जल के कारण होता है।
लेकिन बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, अस्थमा की। तो ये हमारा प्रदूषित जल के कारण नहीं होता दोस्तों, ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है। कैसी है दोस्तों, ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पोलियो बीमारी किसकी वजह से होती है। आपको बताना है जो पोलियो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है हमारा जीवाणु, बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको। दूसरा ऑप्शन है विषाणु, जिसको वायरस बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है कवक, इसको फंगस बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है कृमि, जिसको हम वर्म बोलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पोलियो है वो किसकी वजह से होती है, तो वो एक विषाणु या वायरस की वजह से होती है। कौन सी डिसीज दोस्तों, पोलियो की या पोलियो डिसीज। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो है। दोस्तों आपको बताना है जो एड्स होता है वो मानव में क्या करता है दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। क्या कर देता है वो, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। तो आपको बताना है कि जो एड्स दोस्तों विषाणु है वो किसके द्वारा निम्न में से होता है। तो आइए बात कर लेते हैं इसमें ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है रेट्रो विषाणु, दूसरा ऑप्शन है लेंटे विषाणु, तीसरा ऑप्शन है अबो विषाणु और चौथा ऑप्शन है प्रतिरक्षा विषाणु, जिसको बोलते हैं इम्यूनो वायरस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जो हमारा क्या होता है, एड्स होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा रेट्रो विषाणु की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों, रेट्रो विषाणु की वजह से होता है। दोस्तों ऐसा भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एड्स है दोस्तों, इसमें अगर ऑप्शन होता HIV, तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से भी होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉपकिन इंस्टीट्यूट मुंबई किसके उत्पादन के संबंध में अपने कार्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हॉपकिन इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहाँ पे किसका उत्पादन होता है, वह किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है प्लेग टीका, दूसरा ऑप्शन है कुष्ठ टीका, तीसरा ऑप्शन है टेटेनस का टीका और चौथा ऑप्शन है पोलियो का टीका। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो हमारा क्या है, हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे दोस्तों किसका टीका या वो किसके टीके के नाम से जाना जाता है, तो वो दोस्तों पोलियो का टीका वहाँ पे बनता है। क्या होता है, पोलियो का टीका बनता है, उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों में पीलिया किसके परिणाम स्वरूप होता है। आपको बताना है जो जॉन्डिस होता है ह्यूमन में वो किसकी वजह से होता है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीवर्डिन, दूसरा है कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन, तीसरा है दोस्तों इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन और चौथा है दोस्तों कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिवर्डिन। तो यहाँ पे दोस्तों वर्डन है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो जॉन्डिस होता है वो किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन की वजह से होता है। तो दोस्तों ये तो हमारा ऑप्शन कट जाएगा, कौन कौन सा दोस्तों, बिलिवर्डिन वाला कंप्लीट और इनकम्प्लीट। क्योंकि दोस्तों जो हमारा पीलिया होता है ये बिलिरुबिन की वजह से होता है, ना कि बिलिवर्डिन की वजह से। तो दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे। अब बचा कौन सा दोस्तों, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन और अगला बचा इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर, इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक रोग है जो विषाणु जनित है या विषाणु की वजह से होता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है सिफिलिस और चौथा ऑप्शन है सूखा रोग। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा बेरी रोग होता है ये विटामिन बी की वजह से होता है। बात करें दोस्तों सूखा रोग, जिसको हम रिकेट्स रोग भी बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, ये होता है विटामिन डी की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे है विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो दोस्तों ये सिफिलिस है। इसको दोस्तों STD भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिफिलिस। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोस्तों यहाँ से है, और ये दोस्तों मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हीरा क्या है, आपको बताना है जो हीरा है वो क्या है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है इसमें कौन सा, यौगिक। कौन सा दोस्तों, यौगिक। दूसरा ऑप्शन है मिश्रण। तीसरा ऑप्शन है ठोस। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है कौन सा, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे तत्व। कौन सा दोस्तों, तत्व। आपको बताना है कि हीरा क्या है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों हीरा की। तो सबसे पहले दोस्तों जो हीरा है ये क्या है दोस्तों, ये कार्बन का अपर रूप है। क्या है दोस्तों, ये कार्बन का अपर रूप है। क्या है, कार्बन का अपर रूप है, जिसको दोस्तों बोलते हैं क्या, एलोट्रॉप बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपर रूप को इंग्लिश में एलोट्रॉप बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कार्बन का अपर रूप है। इसके अलावा कार्बन के अन्य अपर रूप है, जैसे कि दोस्तों कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका कोल हो गया, ग्रेफाइड हो गया। क्या दोस्तों, जैसे कि ग्रेफाइड हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। दोस्तों ये सब क्या हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। तो बात करें दोस्तों इसमें किसकी, सिर्फ क्या है इसमें, इसमें सिर्फ कार्बन उपस्थित है। तो दोस्तों यौगिक तो होगा नहीं। यौगिक के दोस्तों क्या होता है, समान अनुपात में जब हम किसी तत्वों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, वो यौगिक बनता है। जब असमान अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। दोस्तों आप सब जानते होंगे ठोस का मतलब होता है सॉलिड। अब बात करें किसकी, तत्व की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तत्व। हीरा क्या है, एक तत्व है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ कार्बन होता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। आपको बताना है जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था उसके अनुसार ऐसा कौन सा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन लाइव फ्रीली। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है अणु। दूसरा ऑप्शन है 614। तीसरा ऑप्शन है परमाणु, और चौथा ऑप्शन है रणआयन। तो हम बात कर रहे थे किसकी, परमाणु, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो दोस्तों एक डाल्टन ने शब्द दिया था जिसको बोलते हैं दोस्तों क्या, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, एटम बोलते हैं। दोस्तों एटम का ए का मतलब होता है, ये दोस्तों एक लैटिन भाषा का शब्द है। ए का मतलब होता है नॉन। क्या होता है ए का मतलब, नॉन। और दोस्तों टॉम का मतलब होता है क्या, डिविजिबल। क्या मतलब दोस्तों, डिविजिबल। तो दोस्तों इसका मतलब है जिसको अन्य इससे छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परमाणु। परमाणु को इससे छोटा नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार दोस्तों परमाणु ऐसा छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। आपको बताना है जो किसी तत्व के रासायनिक गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश में। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या पर, जिसको बोलते हैं दोस्तों एटॉमिक नंबर। दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या पर, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्या, मास नंबर। तीसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान पर, जिसको बोलते हैं दोस्तों एटॉमिक मास। और चौथा ऑप्शन है परमाणु भार पर, इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो दोस्तों आपको पता होगा जो किसी तत्व के रासायनिक गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों, वो निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करते हैं ये, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो बहुत एक चल प्रकृति का कण होता है। कौन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। तो वो कभी क्या करता है, वो कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को हम नहीं मान सकते। इसका मतलब है दोस्तों जो परमाणु की संख्या होती है, परमाणु में दोस्तों जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है। तो इसकी वजह से हम दोस्तों जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम परमाणु की संख्या बोलते हैं, और उसी के आधार पर उसके रासायनिक गुण को निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा,
परमाणु की संख्या। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ दीज? बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है प्रकाश की चमक की, दूसरा ऑप्शन है समय की, तीसरा ऑप्शन है दूरी की और चौथा ऑप्शन है चुंबक बल की। दोस्तों आपका एक और कन्फ्यूजन रहता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। कौन सा दोस्तों? आपका एक कन्फ्यूजन रहता है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? वो दूरी का मात्रक है। दोस्तों यहाँ पे भी पूछा गया है जो पारसेक है वो किसका मात्रक है या किसकी इकाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूरी का। किसका दोस्तों? जो पारसेक है वो दूरी का मात्रक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो दोस्तों एक पारसेक बराबर होता है 3.2 गुणे प्रकाश वर्ष। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने, या ऐसा पूछ लिया जाता है दोस्तों जो आपका एक पारसेक है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो आपको बताना है 3.2 मल्टीप्लाई लाइट ईयर। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनामो कन्वर्ट्स फॉर्म। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो डायनामो है वो क्या काम करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो डायनामो है जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, आपने जनरेटर तो देखा होगा दोस्तों, विद्युत जनरेटर, वो क्या करता है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब दोस्तों जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम क्या, विद्युत मोटर। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत मोटर हम बोलेंगे। अब रह गया कौन सा दोस्तों? दो ऑप्शन, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। तो दोस्तों ये हमारा करता है कौन सा, ट्रांसफार्मर, ये हमारा काम करता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है तो इसकी बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, कई बार ऐसे जो दोस्तों कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, 98.4 फ़ारेनहाइट को क्या करना है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फॉर्मूला की। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है C/4 इक्वल इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C/5 इक्वल R/4। अगला होता है दोस्तों K-273/5। दोस्तों अगला होता है कौन सा, फ़ारेनहाइट का। तो इसका हो जाएगा F-32/9। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में संबंध स्थापित करना है। तो हम इन दोनों को बराबर में ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, C/5 इक्वल F-32/9 हम यहाँ पे ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं दी गई है और इस हमें क्या करना है, इसके अपन में 5 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F-32/9। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, उसकी वैल्यू दी गई है 98.4। कितनी दी गई है दोस्तों उसकी वैल्यू, 98.4। हम क्या करेंगे, इसमें से 32 को घटा देंगे और अपॉन में 9 कर देंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा C/5 इक्वल, अब इसको दोस्तों हम घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना दोस्तों, 66। कितना आएगा दोस्तों, 66.4। अब दोस्तों इसके अपॉन में कितना है, 9। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों,
66.4 मल्टीप्लाइंग 5 और इक्वल C मल्टीप्लाई 9। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारा कितना 310.4 के समथिंग। अब आपको क्या करना है, C मल्टीप्लाई जो 9 है, इस 9 से आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, जो आपका आंसर वो आएगा 36.8, जो कि डिग्री सेल्सियस में आएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित होती है। आपको बताना है कि जो पेट या शरीर के अन्य भागों को जब हमें उस पर अन्वेषण करना होता है तो वहाँ पे जो एंडोस्कोपी टेक्निक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस पे आधारित होती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है व्यतिकरण परिघटना पर, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, तीसरा है हमारा विवर्तन परिघटना पर, और चौथा है हमारा ध्रुवण परिघटना पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जो हमारा एंडोस्कोपी होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। किस पे दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीड़े मकोड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाली ध्वनि तरंग कौन सी है। आपको बताना है कि जब कीड़े मकोड़ों को घर से भगाना होता है तो हम किस तरंग का प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है रेडियो तरंग, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड तरंग, तीसरा ऑप्शन है सबसोनिक तरंग, और चौथा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंग। तो दोस्तों आपको पता होगा, जो अब हम कीड़ों मकोड़ों को घर से बाहर भगाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम करते हैं सबसोनिक का प्रयोग। किसका प्रयोग दोस्तों, हम वहाँ पे अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं। कौन सा दोस्तों, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्यों। आपको बताना है जो पसीना है वो शरीर को ठंडा करता है किस वजह से। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पानी ऊष्मा का हीनचालक है, दूसरा ऑप्शन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण के कारण गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और चौथा ऑप्शन है त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, जो वाष्पीकरण के कारण दोस्तों क्या होता है, वाष्पीकरण के कारण गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दोस्तों वाष्पीकरण के कारण ही जो हमारा मटके का पानी होता है वो ठंडा होता रहता है। कई बार ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है हेनरी बेकुरल, दूसरा ऑप्शन है आयरीन क्यूरी, तीसरा ऑप्शन है मैडम क्यूरी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो रेडियो सक्रियता की खोज की थी वो की थी किसने, हेनरी बेकुरल ने। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्तमान में गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन हैं। तो बताना है आपको कि गुजरात राज्य में वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है आचार्य देवव्रत, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, तीसरा ऑप्शन है श्री रमेश बैस, और चौथा ऑप्शन है सुश्री अनुसुईया उइके। तो दोस्तों आपको पता होगा इस समय पे वर्तमान में जो गुजरात के राज्यपाल हैं वो हैं कौन दोस्तों, आचार्य देवव्रत। अब बात कर लेते हैं कि गुजरात में अभी इस समय पे मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, श्री भूपेंद्र भाई पटेल। कौन दोस्तों, श्री भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पे क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आनंदीबेन पटेल हैं वो किस राज्य की राज्यपाल हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय पे मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, योगी आदित्यनाथ। कौन सा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं रमेश बैस। दोस्तों ये कहाँ के राज्यपाल हैं। तो जो रमेश बैस जी हैं ये दोस्तों कहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों जो रमेश बैस हैं ये झारखंड के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों, ये झारखंड के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं ये,
झारखंड के राज्यपाल हैं। अब बात कर लेते हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री कौन है अभी दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, हेमंत सोरेन। कौन दोस्तों, हेमंत सोरेन अभी वहाँ पे वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की, सुश्री अनुसुईया उइके, ये दोस्तों कहाँ पे राज्यपाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, जो श्रीमती अनुसुईया उइके हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में राज्यपाल हैं। क्या हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में राज्यपाल हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पे दोस्तों मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कौन दोस्तों, भूपेश बघेल यहाँ पे मुख्यमंत्री है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है प्रमोद सावंत, दूसरा ऑप्शन है हेमंत सोरेन, तीसरा ऑप्शन है भगवंत मान और चौथा ऑप्शन है एन बीरेन सिंह। यहाँ पे दोस्तों एन बीरेन सिंह है। तो आपको बताना है कि जो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान। कौन है दोस्तों, भगवंत मान यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। और ये दोस्तों किस पार्टी से हैं, तो ये आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे, तो ये धुरी विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की कि प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो दोस्तों ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। कौन दोस्तों, प्रमोद सावंत। अब बात करते हैं यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे दोस्तों राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे राज्यपाल हैं। अब बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन की, तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। बात करें यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे राज्यपाल है श्री रमेश बैस, यहाँ पे राज्यपाल हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, भगवंत मान की। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब में राज्यपाल कौन है, तो पंजाब में राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। कौन दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, यहाँ पे राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं कि एन बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। बात करें यहाँ पे राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे राज्यपाल है ला गणेशन। कौन है दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल ला गणेशन, यहाँ पे राज्यपाल है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांडिचेरी या पुदुचेरी की वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है तमिसलाई सुंदराजन, दूसरा ऑप्शन है आर के माथुर, तीसरा ऑप्शन है मनोज सिन्हा और चौथा ऑप्शन है देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ पे दोस्तों देवेंद्र कुमार जोशी है। तो जो पांडिचेरी या पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ये ऑप्शन में सॉरी है नहीं, मिसप्रिंट हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, किरण बेदी। कौन दोस्तों, किरण बेदी यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल हैं, जो कि क्या है दोस्तों, ये IPS ऑफिसर हैं, सेवानिवृत्त। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से इस्पात मंत्रालय किसके पास है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से जो इस्पात मंत्रालय है वो किसके पास है। तो बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है गिरिराज सिंह, दूसरा ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया और चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो दोस्तों आपको पता होगा जो कि इस्पात मंत्रालय है ये किसके पास है। तो दोस्तों ये अब इस्पात मंत्रालय किसके पास है, ये दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। दोस्तों एक और मंत्रालय है जो इनके पास है, वो कौन सा है, तो वो है नगर विमानन मंत्रालय। कौन सा दोस्तों, वो है नगर विमानन मंत्रालय इनके पास है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीयूष गोयल जी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो दोस्तों इनके पास है कपड़ा मंत्रालय। कौन सा दोस्तों, कपड़ा मंत्रालय। इसके साथ साथ दोस्तों सामाजिक कार्य, कौन सा दोस्तों, सामाजिक वितरण उपभोक्ता कार्य इनके पास मंत्रालय है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो इनके पास दोस्तों पहला है शहरी आवास एवं विकास। कौन सा, शहरी आवास एवं विकास। और दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। कौन सा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इनके पास मंत्रालय हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।